हाय फ्रेंड्स, हम लोग आज बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसमें किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड फार्मूले और क्या क्या है, सारा कुछ डिटेल जानने के लिए हम लोग एक्सरसाइज शुरू करने से पहले देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो तैयार हो जाइए मस्ती के साथ और देखते हैं आगे। तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं? इक्वेशंस विच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अननोन एंगल्स आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, मतलब वो फंक्शंस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो अननोन एंगल्स होते हैं, यानी अननोन एंगल्स से रिलेटेड जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर क्या देख सकते हैं? साइन x इक्वल टू 1/2। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल क्या है इसका, साइन x इक्वल टू 1/2। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, cos x इक्वल टू √3/2। ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है ना, और आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं tan x इक्वल टू -√3। क्लियर? अगर चाहें तो एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, cos x इक्वल टू sin 2x। इस तरह से अनकाउंटेबल एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है ना, ये सभी के सभी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं। क्या हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, इनकी वैल्यू दो तरह से निकालते हैं। ठीक है, एक तो आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है, दूसरा जनरल सॉल्यूशन होता है। यानी जनरल वैल्यू निकालते हैं और कुछ की प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। तो दोनों के बारे में चलिए आगे हम लोग समझते हैं। आप देखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू को। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? द सॉल्यूशंस ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर विच 0 less than or equal to x or less than 2π are called its principal solutions। मतलब ये है कि x की वैल्यू जो 0 से 2π के बीच में होती है, ठीक है ना, यानी 0 से 2π के बीच में, 2π नहीं 2π से और कम। ठीक है, तो 0 से 2π के बीच में, 2π से कम क्यों? क्योंकि देखिए 2π के बाद में जो वैल्यूज हैं वो रिपीट होने लगती हैं, क्योंकि 2π जब एंगल रिमूव कर जाता है तो एक रेवोल्यूशन पूरा हो जाता है, तो उसके बाद में जो वैल्यूज हैं फिर रिपीट होने लगती हैं। इस वजह से जो वैल्यूज 0 और 2π के बीच में होंगी x की, वो सभी वैल्यूज का जो है वो हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम देखें। एग्जाम्पल आपका है साइन x इक्वल टू 1/2। यहाँ पर आप देखिए जो ये वैल्यू दी है 1/2, ध्यान से देखें, जो वैल्यू ये दी है क्या 1/2, तो ये कितने की वैल्यू होती है बताइए? रेडियन में आपको बताना है, ये ध्यान रखिएगा। साइन π/6 की वैल्यू होती है, कितनी होती है? साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है ना। यहाँ पर आप देखें π/6 का मतलब है 30 डिग्री, वैल्यू पॉजिटिव है, आपको एक वैल्यू और निकालनी पड़ेगी कम से कम। ठीक है ना, तो एक वैल्यू और निकालने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपके सभी पॉजिटिव, सभी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बादर की सभी की नेगेटिव होती है। ठीक है ना, एंगल जो आपका है, ये आपका एंगल क्या है? ये पूरा एंगल हो जाएगा पाई।
ठीक है, यानी 180 डिग्री। ऐसी कंडीशन में जो ये π/6 था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आता है, इस वजह से पॉजिटिव वैल्यू है। अब हमें देखना पड़ेगा कि साइन की दूसरी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव किस में आएगी, तो वो आएगी सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि वो वैल्यू आपकी 180 से कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 180 से कम होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, साइन π-π/6 कर सकते हैं कि नहीं, इसको ये भी तो कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू भी 1/2 ही आएगी। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 5π/6 इक्वल टू 1/2। क्या आ जाएगा, साइन π/6 इक्वल टू 1/2। तो जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया, ध्यान से देखें, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया वो क्या आया, x इक्वल टू π/6 और x इक्वल टू 5π/6। यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस इक्वल टू π/6 एंड 5π/6। क्लियर? तो इस तरह से हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। ठीक है, हम चाहें तो एक और ले सकते हैं एग्जांपल, लेकिन थोड़ा सा कुछ हम ये चाहते हैं कि आप लोगों का एक एग्जांपल अगर और ले लेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखें, cos x इक्वल टू 1/√2। तो बताइए 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, cos 45 की। 45 को रेडियन में क्या बोलेंगे, π/4, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं cos π/4 इक्वल टू 1/√2। क्लियर? अब देखिए जो दूसरा सोल्यूशन आएगा वो कहाँ से आएगा, आपकी जो cos की वैल्यू है वो है पॉजिटिव। अगर हम चलेंगे यहाँ देखेंगे तो cos की वैल्यू आपकी फर्स्ट में पॉजिटिव रहेगी, सेकेंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव आएगी। ठीक है ना, क्योंकि इसमें सभी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसमें साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और इसमें टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और इसमें कॉस और सेक की वैल्यू, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग तो आपका आ गया cos π/4 इक्वल टू 1/√2। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम चलेंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब ये है, ये पूरा रेवोल्यूशन आपका क्लियर हो जाएगा तो ये 2π हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2π। तो हमें 2π तक नहीं पहुंचना, 2π से पहले ही रहना है, यानी हम क्या कर सकते हैं, 2π - π/4 कर सकते हैं ना, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/√2, यही होगी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, देखें 2π - π/4 अपॉन 1 कर लीजिए, एलसीएम 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12π - π, तो क्या आ जाएगा 11π/6, यही आ जाएगा ना, 11π/6। क्लियर? सॉरी π/4 है, π/4 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 8π, तो ये आ जाएगा यहाँ 7π। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, cos 7π/4 इक्वल टू 1/√2। क्लियर? तो आपका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाएगा, यहाँ देखें प्रिंसिपल सॉल्यूशंस इक्वल टू क्या हो जाएंगे, π/4 एंड 7π/4। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालने के लिए
2 क्वेश्चन करवा दिए, शायद आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि बात क्या है। ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि जो आपका क्वेश्चन दिया होता है उसमें जो ये वैल्यू है ये पॉजिटिव है, तो फिर हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए किस क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली है। 2 क्वाड्रेंट कोई रहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सब में कॉमन है कि पॉजिटिव वैल्यू रहने वाली है, लेकिन एक क्वाड्रेंट और रहता है सभी के लिए जिसमें पॉजिटिव वैल्यू रहती है। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट और लास्ट वाला वो ले लेते हैं। अगर मान लीजिएगा नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव भी वैल्यू कम से कम 2 क्वाड्रेंट में रहती है हर एक टी रेशियोज की, तो उसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपका हो गया कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं। अब हम चलेंगे जनरल वैल्यूज में, यानी जनरल सॉल्यूशन जो है उसको कैसे फाइंड करते हैं। जनरल वैल्यूज के लिए कुछ फार्मूले हैं, उनको नोट कर लेते हैं। फर्स्ट आपका है एफ साइन थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, एफ साइन थीटा इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी थीटा इक्वल टू एन पाई। क्या हो जाएगी? थीटा इक्वल टू एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू आई। ठीक है, सेकेंड आपका हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2, where n belongs to i। क्लियर? थर्ड को देख लीजिए, थर्ड आपका हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 0। तो इसकी जनरल वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा इक्वल टू एन पाई। क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू आई। आई मीन्स इंटीजर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फोर्थ आपका हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। तो यहाँ थीटा की जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 होल पावर एन अल्फा। ठीक है, वेयर एन बिलोंग्स टू आई। फिफ्थ फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो इसके लिए जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू आई। 6 देख लेते हैं। 6 हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। इसके लिए थीटा की जनरल वैल्यू हो जाएगी थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। ठीक है, वेयर एन बिलोंग्स टू आई। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, याद रखें, क्वेश्चन एकदम तुरंत हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आगे देखें, 7 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो थीटा की जनरल वैल्यू क्या होगी? एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, आगे देखें तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। तो थीटा की जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी? एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, इसके बाद में आगे देख लेते हैं, लास्ट है ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा।
तो थीटा की जनरल वैल्यू इसके लिए क्या होगी, सेम वही होगी, प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो कितनी चीज़ें आपकी इंट्रोडक्शन में हैं, इनको अगर आप लोग भी ठीक से समझ लेंगे तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि इसमें आपको अभी कोशिश करेंगे कि कम से कम एक एक एग्जाम्पल आप लोगों को बता दें। ठीक है, तो और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। हम लोग ले लेते हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। 10x = √3। आपको कि ये क्लियर पता है कि √3 किसकी वैल्यू होती है, 10π/3 की होती है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं 10x = 10π/3। अब ध्यान दीजिए, अगर यही चीज में आपको प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जाए, क्या पूछी जाए, प्रिंसिपल वैल्यू, तो यहाँ पर आप ध्यान रखें 10 की वैल्यू ये पॉजिटिव है, तो 10 की पॉजिटिव वैल्यू है, तो ऐसी कंडीशन में 10π/3 का मतलब क्या हो गया, 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया ना, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब 10 की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू निगेटिव होगी। इस वजह से थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि पाई प्लस π/3, पाई कहाँ तक आ जाएगा, यानी 180 हो जाएगा। पाई 180 को जब क्रॉस करेगा तब थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक वैल्यू हम और निकाल सकते हैं। अगर निकालना चाहें, क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, 10x = 10π + π/3। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू आपकी पहुंच जाएगी क्वाड्रेंट 3 में। ठीक है, 10 की वैल्यू पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में ही होती है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखें तो ये आ जाएगा 10 4π/3। ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल वैल्यू हम निकालें, प्रिंसिपल सोल्यूशन अगर निकालें तो 10 का क्या निकलेगा, π/3 और 4π/3। क्लियर, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं x = π/3 और ये हो जाएगा x = 4π/3। चलिए अब हम लोग निकालते हैं जनरल वैल्यू। ठीक है, जनरल वैल्यू निकालेंगे तो जनरल वैल्यू के लिए आपको पता है कि 10 के लिए क्या होता है, यहाँ पर अगर हम ये देखें कि tan थीटा = tan अल्फा, अभी हमने फार्मूला आपको लिखवाया था। अगर tan थीटा = tan अल्फा, अल्फा की जगह पर यहाँ π/3 है, तो उसकी जनरल वैल्यू कैसे निकालेंगे, जनरल वैल्यू निकालने के लिए उसका फार्मूला होता है थीटा = nπ + अल्फा। ठीक है, तो अल्फा की जगह पर क्या रख देंगे, जो अल्फा की ये वैल्यू है π/3, यानी nπ + π/3, ये जनरल वैल्यू हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है, इसी तरीके से करना है। अब एक वैल्यू हम ये चाहते हैं कि एक नेगेटिव वैल्यू लेके आपको करवा देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल इसका नेगेटिव वैल्यू लेकर भी करवा देते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है, इसमें जनरल वैल्यू निकालना है। तो जनरल वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि कॉट कितने की वैल्यू आपकी √3 होती है, कॉट कितने की वैल्यू √3 होती है, ध्यान से याद करें। कुछ याद आ रहा है या नहीं, चलिए ठीक है, अगर नहीं याद आ रहा तो थोड़ा सा और कर लेते हैं। cot x को क्या लिखते हैं, 1/10x लिखते हैं ना, और इक्वल टू ये कितना है, √3। तो 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10x की -1/√3 हो जाएगी ना।
तो इसको आगे अगर करें तो ये हो जाएगा tan x इक्वल टू माइनस tan π/6। tan π/6 की वैल्यू होगी ना, क्लियर? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन हमें यहाँ देखना है नेगेटिव में। नेगेटिव वैल्यू किसकी होती है? तो नेगेटिव में सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसमें सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, आपको पता है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो इसको क्या कर देंगे, tan x इक्वल टू, अब इसको किस में लेकर जाएंगे, लेकर के जाना है tan π-π/6। इसमें हो जाएगा π-π/6। आपको अगर ये चीज समझ में ना आती हो तो फार्मूला पिछला आपको बता दें। पीछे आपका था tan π-x इक्वल टू -tan x, था ना? कुछ याद करिए, पिछला फार्मूला था, वही हमने यूज किया है। -tan π/6 इक्वल टू क्या हुआ, tan π-π/6। x की जगह पर π/6 है। अब इसको अगर आगे हम सॉल्व करें तो क्या कर सकते हैं, tan x इक्वल टू ये 6x माइनस 6π हो जाएगा, यानी tan 6π क्या हो जाएगा, 5π/6। क्लियर? इसके बाद अगर दूसरी कंडीशन, दूसरी हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालें, तो दूसरी प्रिंसिपल वैल्यू निकालें तो क्या निकल जाएगी, देखिए इसको इरेज कर देते हैं। क्या है, tan x इक्वल टू -tan π/6। उसी को हम लेकर चलते हैं आगे। हमारी जो माइनस में वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, वो आएगी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। किसमें आएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 2π - π/6। ठीक है? तो क्या हो जाएगा, tan x इक्वल टू क्या हुआ, 6 2 जा 12 माइनस पाई, यानी 12π - π क्या हो जाएगा, 11π, tan 11π/6। ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x की आपकी दो प्रिंसिपल वैल्यू आ रही है, एक x इक्वल टू 5π/6 आ रहा है और दूसरा आ रहा है x इक्वल टू 11π/6। क्लियर? यहां से अगर हम जनरल वैल्यू निकालें, ध्यान से देखें, यहां से अगर हम जनरल वैल्यू निकालें इसको इरेज कर देते हैं। तो जनरल वैल्यू हम फर्स्ट वैल्यू के बेस पर अगर निकालें तो क्या निकलेगी, x इक्वल टू nπ प्लस 5π/6। ये आपकी जनरल वैल्यू हो गई। क्लियर? तो अब आपको जनरल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। एनसीईआरटी की जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें केवल दो ही तरह के क्वेश्चन हैं। 3.4 में जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन हैं उसमें आपको क्या निकालना है, जनरल वैल्यू यानी जनरल सॉल्यूशंस निकालना है, और जो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन है नहीं 5 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 9 तक, उसमें आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है ना, याद रहेगा। सबसे जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें क्या निकालना है आपको, प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यू दोनों निकालनी है। हमने दोनों निकालना आपको बताया है, ध्यान रखिएगा, बार बार मैं बता रहा हूँ। एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी की जो है उसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो हैं, यानी उसमें प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल सॉल्यूशन दोनों ही निकालना है।
और जो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन हैं यानी 5 से लेकर 5, 6, 7, 8, 9 जो क्वेश्चन है उसमें जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है। ठीक है, तो आज जो था ये वीडियो वो आपके इंट्रोडक्शन का था एक्सरसाइज 3.4 का। अगला जो वीडियो होगा उसमें एक्सरसाइज 3.4 के सभी क्वेश्चंस हम करवाएंगे, कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप ज़रूर देखें क्योंकि इंट्रोडक्शन जब आपका क्लियर रहेगा तो अगला वीडियो यानी एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन करवाएंगे तो फटाफट होते चले जाएंगे, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और आगे इसके जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के लिए अगला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे मार्क्स के लिए मेहनत करते रहें। हम आपके साथ हमेशा लगे रहेंगे, किसी भी क्वेश्चन को हमें छोड़ना नहीं है, कुछ भी कोई पॉइंट छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।